हेलो एवरीबॉडी, यह है क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। हमने इससे पहले के वीडियो में 4 पार्ट बनाए हैं और आप उनको भी ज़रूर देखें इसे देखने से पहले। और उन वीडियो में हमने पढ़ा है कि कोई भी मैटर होता है तो वो जनरली 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो क्या मैटर, कोई भी एक प्रकार का जो मैटर है सबस्टेंस है, क्या वह तीनों स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है? हम वही यहाँ पर चेक करेंगे। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने अपने ऑब्जर्वेशन अभी देखे हैं काफ़ी, उनमें हमें पता है कि वाटर हमारे तीनों तरह की स्टेट्स में प्रेजेंट हो सकता है। इट इज़ सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज फेमिलियर वाटर एंड गैस एज वाटर वेपर। तो लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों अवस्थाओं में हमारा वाटर प्रेजेंट होता है। व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। तो जब किसी मैटर की स्टेट चेंज होती है, जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, उसके पार्टिकल्स के साथ क्या होता है। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ क्या होता है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस। यह चेंज आखिर किस तरह से होता है। वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन इजंट इट। हमें इन क्वेश्चन के आंसर को जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे। 1.41 इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर चेंज होता है, कम ज़्यादा होता है, तो उसका पार्टिकल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक्टिविटी 1.12 टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट बल्ब्स इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। तो हम एक बीकर में 150 ग्राम के लगभग आइस लेंगे और उसमें एक लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम उसके अंदर लटकाएंगे इस तरह से कि उसका जो बल्ब होता है नीचे जिसमें मरकरी भरी होती है, उसको हम डायग्राम में देख सकते हैं आराम से। उसको हमें आइस के कांटेक्ट में रखना है। ये बल्ब है इसका और बल्ब आइस के कांटेक्ट में है, ठीक है। ये थर्मामीटर, ग्लास स्टीरर हिलाने के लिए, बीकर है, आइस है और बर्नर है। देन यहाँ डायग्राम क्या कहता है। फिगर 1.6 कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वेपर स्टेट। यहाँ पर वाटर की स्टेट्स में परिवर्तन दिखाया गया है। पहले आइस हमारा वाटर में बदलेगा, ठीक है। फर्स्ट वाले जो डायग्राम है इसमें हमारा आइस वाटर में बदल रहा है और सेकंड वाले में हमारा वाटर और ज़्यादा गर्म होने पर वेपर में बदल जाता है। ये हम सब जानते हैं और आप अच्छे से इसको समझते हो कि किस तरह से वाटर अपनी स्टेट को टेम्परेचर के बढ़ने के साथ चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड और फिर लिक्विड से गैस। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। पहले हम बीकर को, जब हमने आइस लिया है, उसको लो फ्लेम पर गर्म करना शुरू करेंगे। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। तो हम यहाँ पर उस टेम्परेचर को भी नोट करेंगे जब आइस मेल्ट होना शुरू करती है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। फिर हम उस टेम्परेचर को भी नोट करेंगे जब पूरी तरह से आइस पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट हो चुकी होती है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। और इस तरह से आप अपना ऑब्जर्वेशन उसको नोट कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए कि किस तरह से सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। नाउ पुट अ ग्लास रोड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टीरिंग टिल वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। अब उसी लिक्विड को, जो आइस हमारा लिक्विड वाटर में बदल चुका है, उसी को हम और अधिक गर्म करेंगे और उसको लगातार हिलाते रहेंगे स्टीरर की सहायता से और तब तक हिलाते रहते हैं जब वह बॉईल करना शुरू करता है। बॉइलिंग मतलब उबलना। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड। और आपको जब तक जो वाटर है वह वेपराइज्ड होना शुरू हो जाता है या अधिकांश वाटर उसमें वेपराइज्ड हो जाता है, तब तक आपको थर्मामीटर की रीडिंग पर नज़र रखनी है। वह कम होती है, ज़्यादा होती है, उसको हमें रिकॉर्ड करते रहना है।
Record your observations for the conversion of water in the liquid state to the gaseous state। तो इस तरह से आप लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जब वाटर कन्वर्ट होता है तो अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। देन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज। जब हम सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, किसी भी सॉलिड के टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने पहले पढ़ रखा है ना, जो पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं तो उनके अंदर एक एनर्जी होती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है पार्टिकल्स की, पार्टिकल और ज़्यादा स्पीड के साथ, ग्रेटर स्पीड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। वाइब्रेट करना मतलब कंपन करना। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो एनर्जी हम हीट के रूप में वहाँ सप्लाई कर रहे हैं वह एनर्जी ही वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में बदलने में काम आती है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, जिसे हम पहले के अपने पार्ट्स में पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, उनसे पार पाने में या उन फोर्स को कम करने में वह एनर्जी, हीट एनर्जी हमारी काम आती है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। जो पार्टिकल्स होते हैं अपनी फिक्स्ड पोजीशन को वो छोड़ देते हैं और वह और अधिक फ्रीली मूव करने लगते हैं। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। और धीरे धीरे एक स्टेज आती है जब सॉलिड पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होना मतलब पिघलना, और वह लिक्विड में बदल जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इसे आप नोट कर लें, ये पूछी जाती है कई बार। तो व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से आपको नोट करना है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो कोई सा भी एक टेम्परेचर, है ना, मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है या लिक्विड में बदलना शुरू हो जाता है एक दिए गए वायुमंडलीय दाब पर, या जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है नॉर्मल उस पर, तो वो पॉइंट हमारा मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से रिलेटेड है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि हमारे पास अगर कई तरह के सॉलिड होते हैं और हम उनको लिक्विड में बदलना चाहते हैं, मेल्ट करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है वे सभी एक साथ पिघलें या मेल्ट हो जाएं, लिक्विड में बदल जाएं। वे सभी अलग अलग टेम्परेचर पर लिक्विड में बदलते हैं। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा हम उनको ऊर्जा दे रहे हैं वही हमारा मेजरमेंट है इस बात का। या किसी को हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है तो उसका मतलब क्या है कि उसके पार्टिकल्स जो हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक तो आइस है, ठीक, और दूसरा हमारे पास मान लीजिए आयरन है, लोहा है ना। लोहे को भी हम गर्म करते हैं तो पिघल जाता है, आपने देखा होगा, सुना होगा। तो लोहे को लिक्विड में बदलने के लिए हमें उसे बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस। जबकि हमारा जो आइस होता है वो हमारे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही पिघलने लगता है। तो यहाँ पर इस बात से हमें क्या पता चल रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स में अलग अलग होता है। नेक्स्ट है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। तो यहाँ पर जब कोई पदार्थ, कोई भी मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है तो हम इसे प्रोसेस को फ्यूजन भी कहते हैं। फ्यूजन मतलब गलना। When a solid melts, its temperature remains the same, so where does the heat energy go? तो हम देखते हैं कि जब हमारा आइस, हमने ऊपर जो एक्टिविटी की है वो जब शुरू होता है
पिघलना शुरू होता है और जब तक पूरा नहीं पिघल जाता है तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वह बढ़ता नहीं है। तो ये कह रहा है कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, उसका टेम्परेचर वही रहता है, बढ़ता या कम नहीं होता है। वेयर डज द हीट एनर्जी गो, तो वह जो हीट एनर्जी हम नीचे से उसको कैंडल या बर्नर की सहायता से दे रहे हैं वह कहाँ जाती है। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached। तो ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया है इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब मेल्टिंग पॉइंट तक हमारा टेम्परेचर पहुंच जाता है ना, कोई भी सॉलिड जब पिघलने लगता है, स्टार्ट होता है पिघलना, और जब तक वह पूरा नहीं पिघल जाता है तब तक उसका सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। टिल ऑल द आइस मेल्ट्स, जब तक कि पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती है। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। और यह ऐसा चलता रहता है लगातार जब तक कि हम उसको हीट देते रहते हैं या हीट की सप्लाई करते रहते हैं, गर्म करना उसको चालू रखते हैं। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो वो जो हीट है वो हमारी काम आ रही है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, उसको ओवरकम करने में। ओवरकम करना मतलब किसी भी चीज़ को कम करना या उस पर पार पाना, उस पर काबू पाना। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में, उन्हीं को वो कम करने के लिए या उन्हीं को वो तोड़ने के लिए हमारी हीट काम आ रही है और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है। एज दिस heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat। तो ये जो हमारी हीट एनर्जी है यह आइस के द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है और वहाँ पर टेम्परेचर में भी कोई राइज या हमें वृद्धि देखने को नहीं मिल रही है। तो यह माना जाता है कि यह जो हीट है वह छुपी हुई हीट होती है और ये बीकर के जो कंटेंट्स हैं उसमें छिप जाती है, यानी कि उसमें जो सॉलिड मटेरियल हमने लिया है ये उसमें छिप जाती है। एंड इज़ नोन एज द लेटेंट हीट, और इसीलिए हम ऐसी हीट को लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, और लेटेंट का मतलब यही होता है हिडन, छुपा हुआ या गुप्त। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kilogram of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। Means the amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। Latent heat of fusion क्या होती है कि वह हीट जो कि 1 किलोग्राम सॉलिड मटेरियल को लिक्विड में बदलने के लिए काम आती है, ऐसी उतना अमाउंट हीट का हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाता है। यह भी एक हमारी डेफिनेशन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कि किसी भी 1 किलोग्राम सॉलिड को यदि हमें उसको लिक्विड में बदलना है तो जितनी मात्रा में हमें हीट चाहिए वही हीट क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है। और जैसे कि हमें पता है कि अलग अलग सॉलिड में अलग अलग पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो अलग अलग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी उनकी होती है। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एज द सेम टेम्परेचर। इसी कारण से जो हमारे पार्टिकल्स हैं वाटर में, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि जैसे ही हम उसको हीट करना शुरू करते हैं आइस को, और जब तक वो पूरी तरह से लिक्विड में नहीं बदल जाती उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो किसकी ज़्यादा एनर्जी हुई, वाटर के मॉलिक्यूल्स की या फिर सॉलिड आइस के मॉलिक्यूल्स की? तो हमारा जो वाटर होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि वे क्या ले चुके हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उनमें अंदर जा चुकी है या वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को एब्जॉर्ब कर चुके हैं। इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वह आइस के पार्टिकल्स की
एनर्जी से ज़्यादा है। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. जब हम वाटर को हीट सप्लाई करते हैं ना, अभी तो हमने सॉलिड को लिक्विड में बदला है, आइस को लिक्विड में बदला है, अब हम लिक्विड को गैस में बदलेंगे। तो जब हम वाटर को और ज़्यादा एनर्जी हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वाटर के पार्टिकल्स और ज़्यादा तेज़ गति से मूव करना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा फास्टर वो मूव करने लगते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरह से धीरे धीरे हमें एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है, पॉइंट इज रीच्ड, एक पॉइंट ऐसा पहुंच जाता है जहां पर उन पार्टिकल्स के पास इतनी पर्याप्त ऊर्जा हो जाती है कि वह उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वो तोड़कर मुक्त हो जाएं, फ्री हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं। ठीक है। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। तो इस टेम्परेचर पर जो लिक्विड है हमारे वो गैस में बदलना शुरू हो जाते हैं। वी रीड अगेन, एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। तो इस तापमान पर हमारा जो लिक्विड होता है वह गैस में बदलने लगता है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? यह वह टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर एट विच, उस तापमान पर जब कोई लिक्विड बॉईल करना, उबलना स्टार्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और ये भी हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड पॉइंट है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, और यह बॉइलिंग क्या है? एक काफ़ी बड़ा, विशाल या भारी फिनोमिना है, परिघटना है। फिनोमिना मतलब परिघटना। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। तो जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के अंदर, वो बल्क में, बहुत भारी मात्रा में, इतनी पर्याप्त मात्रा में एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वह वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेपर मतलब वाष्प। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन। वाटर के लिए बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है? 373 केल्विन। तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर की 2 यूनिट्स देखने को मिल रही हैं, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। यहाँ पर ऊपर और भी लिखा हुआ है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन। हमारा जो केल्विन का स्केल है वो आप ये मानकर चल सकते हैं कि 273 केल्विन तक होता है। ठीक है। और अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएंगे तो माइनस में होगी, लेकिन केल्विन में वो पॉजिटिव में ही हमारा चलता रहेगा। तो ये हमारे अलग अलग यूनिट्स हैं टेम्परेचर को नापने के। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर हमारे 273 केल्विन होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस का क्या होगा? 273 प्लस 100 बराबर 373 केल्विन। ये बात समझ में आ रही है आपको? अभी आगे आपको और न्यूमेरिकल आएगी इससे रिलेटेड, तो इसको आपको अच्छे से समझना है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए आपको जितना डिग्री में दिया गया है, जैसे 100, तो उसमें 273 प्लस करना है। अगर यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस होता तो आप 273 में 50 प्लस कर देते, है ना। तो इस तरह से आप इसको बदल सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया था कि 1 किलोग्राम जो हमारा सॉलिड होता है उसको लिक्विड में बदलने के लिए जितनी गुप्त ऊष्मा हमें चाहिए वह हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। उसी तरह से हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हमें ये उसी तरह से डिफाइन करनी है और आपको इसकी डेफिनेशन भी लिख लेनी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज़ वाटर वेपर एट 373 Kelvin और 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे स्टीम के, स्टीम मतलब हमारी वाष्प या भाप, जब वो गैस में बदल जाएगा तो हम उसको स्टीम कहेंगे, है ना। लिक्विड की
वाटर की जो गैसियस फॉर्म होती है उसको हम स्टीम भी कहते हैं। तो स्टीम के जो पार्टिकल होंगे उनकी एनर्जी 373 केल्विन पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी और उसी तापमान पर जो वाटर होगा लिक्विड स्टेट में उससे उसकी तुलना में। दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आपको पता चल रहा होगा कि उसकी एनर्जी ज़्यादा क्यों होगी, वेपर के मॉलिक्यूल्स की, वेपर के पार्टिकल्स की, क्योंकि उन्होंने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्ब कर लिया है, उन्होंने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। इस वजह से उनकी एनर्जी उसी तापमान पर वाटर के पार्टिकल्स से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम से हमें समझाया गया है कि सॉलिड है सुना, सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो लिक्विड में बदलेगा, और हीट करेंगे तो गैस में बदलेगा, और गैस को यदि हम कूल करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, और ज़्यादा कूल करेंगे तो वापस सॉलिड में बदल जाएगा। तो इस तरह से हमें टेम्परेचर पर डिपेंडेंस दिखाई गई है। So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। तो टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने से मैटर की स्टेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज किया जा सकता है। We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat। हमने ये भी सीखा है कि हमारे आसपास जो पदार्थ होते हैं वह इस अपनी स्टेट को सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में बदल सकते हैं हीट की एप्लीकेशन के अनुसार। बट देयर आर सम चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, है ना। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं जैसे हमने ऊपर देखा है, पहले हमारा जो आइस होता है लिक्विड में बदलता है, फिर वह गैस में लिक्विड में बदलने के बाद गैस में बदलता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में बदल जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में जाए। तो इसके लिए हम एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 1.13 टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। आपको कुछ कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर हम कपूर को कहते हैं, है ना। कपूर हमारे घर में भी मिल सकती है। क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश, और इसको तोड़कर बारीक करके आपको चाइना डिश में रखना है। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, और चाइना डिश के ऊपर आपको एक उल्टी फनल रखनी है जैसे डायग्राम में दिखाया गया है ना। ये नीचे चाइना डिश है, चाइना डिश के ऊपर हमने एक इन्वर्टेड फनल रखी है। फनल मतलब कीप होती है, और इसमें हमने चाइना डिश में क्या रखा है, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन या सॉलिड अमोनियम क्लोराइड रखा है पाउडर के रूप में, और नीचे से हम उसको गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। इसकी जगह हम कैम्फर कपूर को भी रख सकते हैं। देन पुट कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एज शोन इन फिगर, और जो हमारी फनल की स्टेम है उसके मुंह पर हम क्या लगा देते हैं, कॉटन का प्लग लगा देते हैं, उसके मुंह को बंद कर देते हैं। देन व्हाट हैपन्स, लेट सी नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। अब हम उसको बिल्कुल धीरे धीरे गर्म करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे क्या होता है। व्हाट डू यू इन्फॉर्म फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, और आप इस एक्टिविटी से क्या पता लगाते हैं। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation। तो यहाँ पर हमें एक और टर्म मिल जाता है, एक और डेफिनेशन मिल जाती है सबलिमेशन के रूप में, कि सबलिमेशन क्या होता है, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, है ना। जब भी कोई पदार्थ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में बदले बिना, तो इस प्रकार का प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। और साथ में ही यदि कोई गैस डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाती है ना, कोई गैस किस में बदल रही है, डायरेक्ट सॉलिड में, विदाउट चेंजिंग इनटू गैस इनटू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन, है ना। और सब्लिमेशन का उल्टा क्या कहलाएगा,
डिपोजिशन कहलाएगा। ओके, इस वीडियो में यहीं तक हम स्टॉप करते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड लर्निंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।